स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अभी तक हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो थे कि किस तरह से हमें कटिंग करना चाहिए, आखिरकार हमें किस तरह से डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अलग कर सकते हैं, किस तरह से रिकम्बिनेंट बना सकते हैं, क्लोनिंग वेक्टर क्या यूज करना चाहिए, किस कंडीशन में, फर्दर उन दोनों को डीएनए इसको जोड़ने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अब आता है एक ऐसा टॉपिक जिसमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यूज करने का अब आता है यही टर्म। देखो, तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यही पढ़ेंगे कि फर्दर हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया उसका किस तरह से यूज करेंगे, ठीक, किस तरह से उसका यूज किया जाता है, और फर्दर उसमें और जो पीछे चीजें छूट गई होंगी उन सारी चीजें को भी लेकर के कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए, व्हाट इज रिकम्बिनेंट डीएनए? रिकम्बिनेंट डीएनए वह डीएनए होता है जो कि एक न्यू टेम्पलेट या फिर फॉरेन डीएनए जब वेक्टर डीएनए के साथ जुड़ता है तो जो डीएनए हमारे पास मिलता है उसे रिकम्बिनेंट डीएनए बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं। क्या है? फॉलोइंग स्टेप्स है। पहले तो हमें जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेशन करना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल, जो भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, METERIAL मटेरियल, ठीक, जो भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल उसे क्या करना पड़ेगा? आइसोलेशन करना पड़ेगा। मान लेते हैं जेनेटिक मटेरियल एज हम क्या नॉर्मल तो हम डीएनए को ही लेके बात करते हैं, बट जेनेटिक मटेरियल में क्या रहता है? एज आरएनए भी कंसीडर आता है, ठीक है, तो उसको भी भूलना नहीं है, ठीक है ना। अब ही अपने कोर्स में डीएनए के बेसिस पे जब हम हायर स्टडीज करते हैं तब हम आरएनए का भी यूज करते हैं एज इन सारे के सारे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस के लिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्रिएट करने के लिए। तो टॉपिक अभी हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए उसको नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले आइसोलेशन करते हैं जेनेटिक मटेरियल का। तो जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करना उतनी आसान बात नहीं है जितना हम और आप सोच रहे हैं। हमने इससे पहले पढ़ लिया था कि जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करेंगे, कैसे कटिंग करते हैं? डी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करते हैं। हमने डायरेक्ट कटिंग की बात कर ली थी, बट किसी भी सेल से आप इतनी आसानी से कोई भी जेनेटिक मटेरियल को निकाल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहेंगे, सेल वॉल्स प्रेजेंट रहेंगी, जो सेल एंजाइम्स प्रेजेंट रहेंगे, सेल फोर्सेस प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियस फोर्सेस, क्रोमोसोमल फोर्सेस, भाई क्या क्या नहीं प्रेजेंट रहेगा, ये सारे के सारे चीजें इसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा, ठीक है। तो ऐसे हम आसानी से कोई चीजें निकाल नहीं सकते हैं, बट थ्रू सम प्रोसेसेस, हम प्रोसेसेस अप्लाई करके हम आइसोलेशन जरूर कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल सच एज डीएनए, ठीक है। तो इन सारे मटेरियल्स को, जैसे कि मेरे को क्या रिक्वायर्ड है? एक डीएनए का टेम्पलेट रिक्वायर्ड है। क्या रिक्वायर्ड है? एक डीएनए का टेम्पलेट रिक्वायर्ड है। तो डीएनए का टेम्पलेट जो भी रिक्वायर्ड है उसे मुझे एक सेल के न्यूक्लियस के क्रोमोसोम से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स है। क्या स्टेप्स है? कि जैसे कि हम डीएनए निकालेंगे तो उसके साथ साथ डीएनए के अलोंग विद डीएनए अलग अलग चीजें भी हमारे पास आ जाएंगी। क्या क्या आएंगी? जैसे कि आरएनए भी आ जाएगा, इसमें आरएनए भी आ जाएगा, ठीक है, आरएनए भी आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा और क्या क्या आ जाएगा? आरएनए आ जाएगा, डीएनए के साथ साथ आरएनए आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है, कुछ एंजाइम्स आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे एंजाइम्स आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें भी अलोंग विथ दी डीएनए के साथ साथ आइसोलेट हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें तो अपने को नहीं चाहिए, बल्कि अभी तो अपने को डीएनए चाहिए, डीएनए भी अभी निकला नहीं है, उसके साथ साथ ये सारी चीजें भी निकल आएंगी। तो देखो, डीएनए को रिमूव करने के लिए हम किसी भी सेल से कुछ फॉलोइंग एंजाइम्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं प्लांट के केस के लिए बात करूं तो मैं यहां पास सेल्यूलेज एंजाइम का इस्तेमाल करूंगा, और अगर बैक्टीरिया के केस की बात करें तो लायोजाइम इस्तेमाल करते हैं, LAYSOME, लायोजाइम इस्तेमाल करते हैं। किसके? बैक्टीरिया के केस के लिए। बैक्टीरिया के केस के लिए BACTERIA, बैक्टीरिया के केस के लिए लायोजाइम इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट के लिए सेल्यूलोज मत बोलना, सेल्यूलेज बोलते हैं, ठीक है, CELLELAZ, सेल्यूलेज किसके लिए? प्लांट के लिए,
इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट सेल को, ठीक है, प्लांट सेल के डीएनए को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें डीएनए के साथ साथ ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं, तो उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अभी उसको भी रिमूव करेंगे, उसके लिए भी कुछ एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी जरूरी बात नहीं है, ठीक है। और जैसे चैटिनेज हो जाएगा, ठीक है, CHITINASE लगा है, मतलब क्या है, एंजाइम है। चैटिनेज हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, फंगीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, FUNG, फंगी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फंगीज के सेल्स को अगर रिमूव करना है तो ये सारी चीजें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो अब यहीं से आगे बढ़ते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, मजा आए। चैटिनेज इस्तेमाल हो गया, लायोसोम हो गया, या फिर सेलुलेज एंजाइम हो गया। तो ये सारे के सारे एंजाइम्स हम यूज करते हैं इन सारे के सारे डीएनए, मतलब डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। अब जो डीएनए आया उसके साथ साथ ये सारी मटेरियल्स भी प्रेजेंट है, तो ये सारे मटेरियल्स को रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि हम प्रोटीन को रिमूव कर सकते हैं, प्रोटीनेज के एंजाइम इस्तेमाल करके, PROTENASE, प्रोटीनेज इस्तेमाल करके, ठीक है। आरएनएस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, आरएनएज एंजाइम के इस्तेमाल कर सकते हैं, आरएनएज एंजाइम्स का इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉलोइंग एंजाइम्स उनके अकॉर्डिंग्स भी इस्तेमाल करेंगे, जिसे जैसे कि आरएनएस को हम ट्रीट करते हैं राइबोन्यूक्लियेज के साथ। मैं आरएनएस लिख दिया हूं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं वैसे कलेक्टिवली अगर करेक्ट बोलोगे तो इसे बोला जाता है राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉलोइंग एंजाइम्स के इस्तेमाल करते हैं फॉलोइंग चीजों को रिमूव करने के लिए। तो अब इसके बाद जो अपने पास बचा आखिरी में डीएनए बच जाता है, ठीक है। ये सारी आरएनएस को रिमूव करने के राइबोज इस्तेमाल कर लिए, प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीनेज इस्तेमाल कर लिए, ठीक। तो इसी तरह से हम एक सुटेबल चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, सुटेबल एंजाइम्स का यूज कर लेते हैं हम एक डीएनए से ये जो भी अपने को अनडिजायरेबल चीजें हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो अभी अपने को प्योर फॉर्म में क्या मिल गया, डीएनए मिल गया, ठीक है। प्योर फॉर्म में अपने पास डीएनए मिल गया जो मेरे को जरूरत था आगे ले जाने के लिए, ठीक है। तो अब जो मेरे पास प्योर फॉर्म में डीएनए मिला है, अब यहीं पास से मैं इसका सेकंड प्रोसेस करूंगा। सेकंड प्रोसेस में क्या करूंगा, इसकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ रिएक्शन करूंगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ इसकी रिएक्शन करूंगा। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ जैसे ही इसकी रिएक्शन किया तो फर्दर इसको ज्यादा बताने की मेरी जरूरत भी नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो वही चीजें हम कवर करेंगे जो हम पहले नहीं पढ़े थे, जो चीजें पढ़ चुके हैं उसको सिर्फ एक बार बता दूंगा बस। तो जैसे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से कट करूंगा तो ये क्या, एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस क्रिएट कर लेगा, यानी एक सीक्वेंस अपने पास मिल जाएगा किसका, डीएनए का सिंगल प्लेट मिल जाएगा, ठीक है। एक रिकॉग्नाइजिंग 6 बेस पेयर का एक रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस मिल जाएगा, ठीक। अब वही रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस को हम क्या नेक्स्ट थर्ड प्रोसेस के लिए लेके जाएंगे। थर्ड प्रोसेस क्या होता था, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए लेके जाएंगे। जेल ELECTROPHOROSIS, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए ले जाएंगे। ये चीजों का टेंशन मत लो, ये सारे के सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इसको अभी से समझने की कोशिश करो, ठीक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ले जाने का मतलब क्या होगा, यहाँ क्यों ले जाया जा रहा है, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम इसलिए ले जाते थे क्योंकि हम जो भी हमारे पास डिजायरेबल रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस डीएनए का मिला है, उस डीएनए के सीक्वेंस में हमें कुछ ही टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ी, उसमें से कुछ ही सारे के जो भी डीएनए के सीक्वेंस है उन सभी का साइज अलग अलग होगा फ्रेगमेंट्स का, ठीक है। तो उसमें हमें सिर्फ डिजायर फ्रेगमेंट्स की ही जरूरत है, और डिजायर फ्रेगमेंट्स को कट करने के लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में फर्दर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फर्दर हम इसे इल्यूजन प्रोसेस करते हैं, और इल्यूजन प्रोसेस मतलब कट कर लेते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपने को डिजायरेबल फ्रेगमेंट्स को, और फर्दर उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ले जाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा आ जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड भर चुका है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी में चौथा प्रोसेस आता है एम्प्लीफिकेशन, ठीक है ना। अभी तक क्लियर है, सारी चीजें पुरानी ही हैं अभी तक, अब आएंगी नई चीजें। एम्प्लीफिकेशन
AMPLIFICATION, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर डीएनए। ठीक है, डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल अपने पास मिला, कटिंग करने के बाद डिजायरेबल फ्रैगमेंट्स मिला, उसकी हम एम्प्लीफिकेशन करते हैं। ठीक है, एम्प्लीफिकेशन करने का मतलब है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब ही होता है इनलार्जमेंट करना, INLARGEMENT, इनलार्जमेंट करना। इनलार्जमेंट का मतलब होता है उसकी तादाद बढ़ाना। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, एम्प्लीफिकेशन करते हैं जो भी हमारे पास डिजायरेबल डीएनए रहता है। डिजायरेबल डीएनए की एम्प्लीफिकेशन किस तरह से की जा सकती है, मतलब उसका नंबर कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखो, एक डीएनए है हमारे पास, उसकी, क्योंकि हमें मालूम है डीएनए क्या है, एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल है जो कि रिप्लिकेट करने की प्रॉपर्टी रखता है अपने पास। तो हम क्या करेंगे, एक डीएनए की फर्दर 2 स्ट्रैंड्स में उसको सेपरेट कर देंगे और उसकी फर्दर कॉपीज क्रिएट करेंगे, फिर उस कॉपीज से और कॉपीज क्रिएट करेंगे, उस कॉपीज से और कॉपीज क्रिएट करेंगे, उस कॉपीज से और, तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स करते जाएंगे, हमारे पास एक लार्ज वैरायटी आ जाएगा। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन की बात कर रहा हूं। तो एम्प्लीफिकेशन में क्या किया जाता है, हम पीसीआर रिएक्शन का, पीसीआर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर कौन सा प्रोसेस है, पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हमारे पास जो भी चेन्स रहेंगे, जो भी डीएनए का फ्रैगमेंट रहेगा, उस डीएनए के फ्रैगमेंट्स की बार बार चेनिंग करेंगे। चेनिंग मतलब होता है बार बार उसको रिएक्शन करेंगे, साइक्लिंग करेंगे। ठीक है, एक बार बना उसको ब्रेक करेंगे, फिर दूसरा बनाएंगे, एक बार बना फिर से उसको ब्रेक करके दूसरा बनाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से पूरा का पूरा पीसीआर रिएक्शन होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब ये मैं छोड़ के भागूंगा नहीं यहां से। ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको छोड़ के आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए इसके बाद इसी को करते हैं। तो 2 मिनट मैं इंक फिल कर लेता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पीसीआर चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो पीसीआर चेन रिएक्शन में फॉलोइंग कंपोनेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। क्यों जरूरत पड़ेगी, यहां पास लिख लेना, पीसीआर लिखे दे रहा हूं, पीसीआर रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर पॉलीमर चेन रिएक्शन। पीसीआर प्रोसेस में क्या होता है, हमें कुछ फॉलोइंग चीजों की जरूरत पड़ती है। पर उससे पहले ये भी जान लेते हैं पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को किसने डेवलप किया था। इसे डेवलप किया था कैरी, CARY, कैरी, एक कैरी नामक साइंटिस्ट है। ठीक है, कैरी, उनका फुल नेम अगर मैं बात करता हूं तो कैरी म्यूलस, MULLIS, म्यूलस। ठीक है, कैरी म्यूलस ने ये पॉलीमर चेन रिएक्शन 1885 में इस रिएक्शन मतलब इस पूरे प्रोसेस को शायद ठीक है, सॉरी मैंने यहां एक गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये 1985 था। तो 1985 में कैरी मिलर्स ने इस पॉलीमर चेन रिएक्शन प्रोसेस की डेवलपमेंट की। ठीक, इस डेवलपमेंट प्रोसेस में काफी सारी उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला गया। बहुत सारे ऐसे साइंस के फील्ड्स में जो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं वो सारी प्राइजेस में, तो यहां तक सबसे बड़ी बात बोल दी मैंने, नोबेल प्राइज तो भाई बहुत बड़ा है। ठीक है, केमिस्ट्री के फील्ड के कारण उनको ये नोबेल प्राइज ही मिला था। तो बात करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, पॉलीमर चेन रिएक्शन। तो पॉलीमर चेन रिएक्शन के लिए कुछ हमें फॉलोइंग चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, सबसे पहले तो हम जिस डीएनए के साथ करना चाहते हैं वही डीएनए ही जरूरत पड़ेगा। तो क्या जरूरत पड़ेगा, डीएनए का टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पहला तो डीएनए टेम्पलेट कौन सा है, जो कि हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके हुए रखा हुआ है अभी तक। ठीक है, वो डीएनए टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, डीएनए टेम्पलेट के बाद हमें प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी, PRIMERS, प्राइमर्स की जरूरत पड़ेगी। प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स एक टाइप के ऑग्लोन्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। ठीक है, ऑग्लोन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, देखो ये एक करीब 2 बेस पेयर का एक सीक्वेंस होता है जो कि एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए की टेम्पलेट के सीक्वेंस के थ्रू। मतलब अगर ये डीएनए का टेम्पलेट में हमारे पास क्या है, AG है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, ये जो अपने पास इस तरह का ये टेम्पलेट है। ठीक है, तो ये टेम्पलेट में हमेशा क्या प्रेजेंट रहेगा, जस्ट अपोजिट एंटी पेयर प्रेजेंट रहेंगे। जो ऐसे हमारा प्रेजेंट रहता है, ए के साथ क्या जुड़ता है, टी जुड़ता है, तो टी और जी के साथ सी। तो यहाँ क्या प्रेजेंट रहेगा, जो जुड़ेगा इसके साथ, तो टी और सी इसके पास प्रेजेंट रहेगा। तो ये बोलते हैं प्राइमर्स। प्राइमर्स जनरली 2 की बेस पेयर्स रहते हैं जो कि प्रोसेस यानी पीसीआर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं।
3 प्राइम एंड पे लग करके, दोनों ही अपर स्टैंड या फिर हो या है लोअर स्टैंड हो, ठीक है, दोनों स्टैंड में 3 प्राइम एंड में ही लगेंगे। तो ये आगे बात करेंगे अभी जस्ट प्रोसेस में। तो अभी प्राइमर समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइमर्स हो गया, डीएनए टेम्पलेट्स हो गया। अब इसके बाद अभी जो हमने किया पूरा प्रोसेस को स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम पूरा रिएक्शन धड़ाधड़ 1 के बाद 1 साइकिल करते जा रहे हैं। तो इसके लिए तो क्या जरूरत पड़ेगा, कुछ एंजाइम्स का यूज करना पड़ेगा। तो एंजाइम, ठीक है, एंजाइम में भी एक खास एंजाइम का हम यूज करते हैं जो कि पूरे रिएक्शन की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, जिसे टक पॉलीमरेज बोला जाता है। टक पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। टक पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट आता है आखिरी एंजाइम, मतलब आखिरी चीज जो पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे कॉमन है, जो हम करीबन भाई पिछले चैप्टर से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने जेनेटिक्स स्टार्ट किया है। क्या है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज की मदद से तो हम क्या करते थे, डीएनए के बाद एक डीएनए का दूसरा डीएनए मतलब रिप्लिकेशन स्टार्ट करते थे। हमने समझा था कि डीएनए पॉलीमरेज की मदद से ही हमारा रिकम्बिनेंट आरडीएनए फॉर्मेशन होता है, ये भी बता हुआ है। डीएनए की मदद से ही हमारा डीएनए की मदद से ही आरएनए फॉर्मेशन होता है, जो कि फर्दर प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए जाता है। भाई ये हर जगह ये डीएनए पॉलीमरेज तो प्रेजेंट रहेगा ही। तो ये 4 चीजें हैं जिनका हम यूज करेंगे एज पूरे के पूरे पीसीआर रिएक्शन में। हाँ, एक बात और ध्यान लेना, टक पॉलीमरेज एक खास टाइप की एंजाइम्स होती है जो कि किसे थर्मस एक्विटाइटस से बनाई जाती है। थर्मस एक्विटाइटस एक बैक्टीरिया का नाम है। जस्ट थर्मस का टी उठा लो, पहला वर्ड, जैसे तरह से हमने एंजाइम्स की नेमिंग की थी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जिस तरह से नेमिंग करते हैं वैसे नॉर्मल उसकी भी उसी तरह से आईपीएससी नेमिंग की जाए। थर्मस से इक्विटाइटस पूरे एंजाइम पूरे बैक्टीरिया का नाम है, तो उसका पहला वर्ड उठाओ टी, जो कि बना इसका टी, ठीक है। बाकी के 2 स्पीसीज नेम उठाओ एक्यू, तो एक्यू यहां पर जुड़ जाएगा, तो TA बन गया, यानी टक पॉलीमरेज एंजाइम, थर्मस इक्विटाइटस बैक्टीरिया का नाम था, उससे उठाया था। चलो ये इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और फर्दर हम आगे स्टार्ट करते हैं इसी प्रोसेस को। ठीक हो गया, चलो तो अब एक बार फटाक से मैं एक अच्छा सुंदर सा डायग्राम बना देता हूं टिकाऊ, और फिर इसी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, लुकिंग गुड, यस ब्रो। चलो तो यहीं पास से आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारा का पूरा प्रोसेस होता है पीसीआर का। तो किस तरह से होता है, इसके लिए भी फॉलोइंग स्टेप्स हैं। अभी जैसे कि ये पहला स्टेप हो गया, फिर दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया, फिर चौथा स्टेप, इसी तरह से 4 स्टेप्स में ये पूरा का पूरा बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज अपने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम ऐसा करते कैसे, क्योंकि ये एक डीएनए है और डीएनए को अलग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री के कारण वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिवम कंडीशन में वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, तो वो प्रोसेस अपने को नहीं चाहिए, वो लदर फदर अपने को नहीं चाहिए। उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करीब 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हीट अप करेंगे। क्या करेंगे, 95 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसे हीट अप करेंगे 15 सेकेंड तक के लिए। 15 सेकेंड तक के लिए हम इसे इस पहले प्रोसेस में हीट करते हैं, ठीक है। अब हीट करने के कारण ये क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक। अब 2 ठोक अपने पास, नेक्स्ट 2 ठोक अपने पास क्या मिल जाएंगे, इस तरह से स्टैंड्स मिल जाएंगे, ठीक। 2 स्टैंड्स मिल जाएंगे डीएनए के। अब दोनों स्टैंड्स में हम एक एक प्राइमर ऐड करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, प्राइमर्स कहां ऐड करेंगे, 3 प्राइम एंड में, 3 प्राइम एंड्स में ही प्राइमर ऐड किया जाता है। तो 1 मिनट भाई लोग, लाइट गोल हो गई है, जस्ट स्टार्ट करते हैं फिर यहीं से फॉरवर्ड। चलो लाइट आ गई, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम दोनों ही में 3 प्राइमर्स यानी 3 प्राइमर्स में 3
प्राइम एंड्स में हम क्या यूज करेंगे, 2 प्राइमर्स ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 2 प्राइमर दोनों ही स्टैंड्स में ऐड कर देंगे। तो ये सबसे पहला जो हमने प्रोसेस किया 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में उसे 15 सेकंड तक के लिए हीट किया, तो उसे प्रोसेस को बोला जाता है डीन्यूट्रिएशन प्रोसेस। डीन्यूट्रिएशन प्रोसेस में हम डीएनए के टेम्पलेट्स को अलग करते हैं, डीएनए टेम्पलेट्स को अलग करके हम सेपरेट 2 डीएनए की टेम्पलेट्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस को बोला जाता है डीन्यूट्रिएशन। और डीन्यूट्रिएशन हमेशा याद रखना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर यानी 95 डिग्री टेम्परेचर का यूज करना होता है 15 सेकंड तक। ठीक, चलो नेक्स्ट इसी में आता है सेकेंड प्रोसेस एनालाइनिंग। एनालाइनिंग प्रोसेस होता है यानी प्राइमर्स को ऐड करने के प्रोसेस को बोला जाता है एनालाइनिंग। क्या होता है, एनालाइनिंग इज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम 3 प्राइम एंड्स में दोनों डीएनए के टेम्पलेट्स में प्राइमर्स ऐड करते हैं। ठीक, मतलब ऑग्लो न्यूक्लियोटाइडिक हम इसमें 3 प्राइम एंड्स में ऐड करते हैं। तो जैसे मैंने ऐड किया, चलो ऐड हो गया, तो ये पूरे प्रोसेस को एनालाइनिंग प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट इसी के पास प्रोसेस के बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस एक्सटेंशन। एक्सटेंशन एकदम खास सा प्रोसेस है, तो ये सभी में से एक्सटेंशन एक खास प्रोसेस है। क्या खास प्रोसेस है, हमने प्राइमर्स ऐड कर दिया। प्राइमर ऐड करने का मेरा मोटिव क्या था कि जैसे ही प्राइमर ऐड होगा फर्दर ये आगे प्रोसेस होना चालू हो जाएगा। मतलब इसके आगे 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 फर्दर यहीं पास से, अब इधर साइड ऐड नहीं होगा, इधर ही साइड क्या और डीएनए की टेम्पलेट्स इस तरह से ऐड होती जाएंगी, किस तरह से, इस तरह से ऐड होती जाएंगी। ठीक है ना, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर की इधर साइड से ऐड होना चालू हो जाएंगी 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इसमें कहां से 5 प्राइम से 3 प्राइम इधर साइड ऐड होना चालू हो जाएंगी। ऐड हुई 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 हुई। ठीक है, तो ये प्रोसेस को बोला जाता है एक्सटेंशन। हमेशा ध्यान रखना माइंड में एक बात एनालाइनिंग की, कि एनालाइनिंग प्रोसेस को स्टार्ट करता है। प्राइमर्स ऐड कर दिए मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एक्सटेंशन में हम डिफरेंट और अलग से प्राइमर्स ऐड करते जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइमर्स ऐड करते जाते हैं जस्ट उसी के बगल में। नेक्स्ट इसके बाद अब यहां पास यूज करना होता है 2 और महत्वपूर्ण चीजें। एक तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ता है, दूसरा टक पॉलीमरेज एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओहो, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती थी, वीडियो पॉज करो सोचो। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करती थी कि रिप्लिकेशन मदद करती, मतलब डीएनए से क्या करती थी कि उसको डिवाइड करने में मदद करती थी, फर्दर एक हो जाएगा। ठीक है, पूरे प्रोसेस को कंपेयर कर, पूरे प्रोसेस को मेंटेन करके रखती थी डीएनए पॉलीमरेज। एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बनाने में मदद करती थी डीएनए पॉलीमरेज। तो ये पूरी स्टेबिलिटी को बरकरार रखेगी। हमने ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था, आखिर शुरू से लेकर के आखिरी तक हम डीएनए पॉलीमरेज का यूज करते ही हैं। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे ये अच्छा खासा पूरी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे और फर्दर न्यू स्ट्रैंड्स आके उसमें ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे और एक डीएनए के टेम्पलेट्स बन जाएगी, पूरा का पूरा डीएनए का पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा। ठीक है, टक पॉलीमरेज एंजाइम यूज करना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है ये सुनो, क्योंकि हम यहाँ 95 डिग्री टेम्परेचर रख रहे हैं, 95 डिग्री टेम्परेचर पे डीन्यूट्रिएशन कर रहे हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर पे डीन्यूट्रिएशन करोगे तो डीएनए मर जाएगा भाई। उसको मर जाने से रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टक पॉलीमरेज। यहाँ पास डीएनए का जो टेम्पलेट्स रहेंगे वो डीन्यूट्रिएट हो जाएंगे, डिहाइड्रेट हो जाएंगे। तो ये हाइड्रेशन को मतलब भाई पूरा पानी से हो जाएगा, मर ही जाएगा वो। तो डीएनए में समहाउ मॉलिक्यूल्स को बचाए रखने के लिए, ठीक है, वो डिसोसिएट ना हो, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कम ना हो, उस सारी चीजों को बचाने के लिए हम टक पॉलीमरेज एंजाइम का, क्योंकि टक पॉलीमरेज एंजाइम एक हाई डेंसिटी एंजाइम होती है। ये हायर टेम्परेचर पे भी किसी चीज को जिसके ऊपर यूज किया जाता है उसको एक्टिव रख सकती है। तो डीएनए यहाँ एक्टिव रहेगा तो आगे प्रोसेस करेगा, नहीं एक्टिव रहेगा तो गया। तो टक पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ एक्टिवेशन के लिए वर्क करती है, दूसरा उसे बचाने के लिए इस्तेमाल करती है, सेविंग के लिए। ठीक है, लाइफ सेविंग के लिए। इस तरह से ये ड्रग्स की तरह है। चलो तो नेक्स्ट हम ना रही इस तरह से प्रोसेस करते गए, एक टेम्पलेट ये बन गया, दूसरा टेम्पलेट ये बन गया। ठीक है,
तो इसी तरह से हम फिर से ये बन जाएगा। चलो अब अपने पास टोटल कितने स्टैंड्स हो गए, पहले एक ठोक था, एक से दो बन गया, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से हम प्रोसेस करते गए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या ऐसे गया, फिर से वापस एम्प्लीफिकेशन करना चालू कर दिया, फिर वापस बना, फिर से वहीं पास से स्टार्ट किया, फिर से एम्प्लीफिकेशन चालू कर दिया। तो करीब करीब 30 साइकिल्स में हमारे पास बहुत सारे एम्प्लीफाइड, 1 बिलियन तक में एम्प्लीफाइड डीएनए हमें मिल जाएंगे। भाई 1 बिलियन एम्प्लीफाइड डीएनए, भाई कितना सारा बना लेंगे हम, उससे कितना सारा यूज कर लेंगे। एज कॉपी नंबर हमारा बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ कॉपी कितनी, कॉपी नंबर मत बोलो, गलत वर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, कॉपीज हमें बहुत सारी मिल जाएगी। तो ये होता है काम पीसीआर यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन का हमारे एज डीएनए टेक्नोलॉजी यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक, अब नेक्स्ट आया एम्प्लीफिकेशन करते गए, उसका नंबर इंक्रीज करता गया। अब ये पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे नंबर्स हमने इंक्रीज कर लिया। अब इसी सेम टू सेम यही सारा का सारा प्रोसेस हम यहाँ करेंगे, सारा का सारा प्रोसेस करते हैं हम किसके लिए, एज हमने सिर्फ और सिर्फ ये अभी प्रोसेस किसके लिए किया है, एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके हमने ये प्रोसेस फॉरेन डीएनए के लिए किया है, FOREGIN फॉरेन डीएनए के लिए किया है। ठीक है, अब यही सेम टू सेम डीएनए से हम एक वेक्टर डीएनए को कट करेंगे, वेक्टर डीएनए को फर्दर हम ये पूरे के पूरे रीजन ऑफ एम्प्लीफिकेशन यानी किसे पीसीआर रिएक्शन कटिंग, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस वेक्टर के लिए भी कट करेंगे। फिर वहां बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी, यहां बहुत सारी कॉपीज मिल जाएंगी, उन दोनों कॉपीज को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, फॉरेन को वेक्टर के साथ जोड़ दूंगा, वेक्टर के साथ भी यही सारा का सारा प्रोसेस होगा। ध्यान रखना, एक प्रोसेस 2 बार होता है, एक फॉरेन के लिए होता है, दूसरा वेक्टर के लिए। अब इन दोनों को जोड़ दो, अपने को क्या मिल जाएगा, रिकम्बिनेंट डीएनए मिल जाएगा। अब रिकम्बिनेंट डीएनए मिल गया, ठीक है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए कितना मिला भैया, बहुत ज्यादा एम्प्लीफाइड नंबर में मिला, मतलब बहुत ज्यादा अपने पास रिकम्बिनेंट डीएनए मिल गया, जितना अपने पास जरूरत है। अब उसकी नंबर्स को हम एक कल्चर प्लेट में ले जाएंगे, वहां कल्चर मीडियम हम उसको ग्रो करेंगे, ठीक है, एक सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करेंगे जहां पास से एक फ्रेश प्रोडक्ट्स, फ्रेश विटामिन, फ्रेश जो भी प्रोटीन्स जरूरत रहेंगी, हम उस सेल को, जिस सेल में ये एक प्रोसेस, यहां ध्यान रखो, रिकम्बिनेंट डीएनए तो बन गया, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए बन जाने के बाद हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में से डालेंगे। ठीक, होस्ट ऑर्गेनिज्म में डालने से पहले एक प्रोसेस करना पड़ता है, हमने बताया था पहले ही, वो कौन सा, कि हमें रिकम्बिनेंट सेल को यानी ट्रांसफरेंट को पहचानना पड़ता है, क्योंकि एक सेल में हो सकता है एक से अधिक ट्रांसफरेंट हो, ट्रांसफॉर्मेंट हो, ठीक है। तो उस में से हमें डिजायरेबल रिकम्बिनेंट डीएनए जो फॉर्मेशन किया है उसी वाले को पहचानना है। तो इसीलिए हम सेलेक्टेबल मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एम्पीसिलिन हो गया, एम्पीसिलिन हो गया, ठीक है, टेट्रासाइनिन हो गया, इसका इस्तेमाल करते हैं, या तो हम अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस इस्तेमाल करोगे सेम टू सेम, उससे हमें सेलेक्ट मिल जाएगा। अब उससे हम उसको निकालेंगे और किसी नेक्स्ट होस्ट ऑर्गेनिजम्स में उसको ट्रांसफर कर देंगे, और होस्ट ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मुझे क्या प्रोटीन की सिंथेसाइज चाहिए था, तो मैं बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर दूंगा, और उस बैक्टीरियल सेल्स की हम एक कल्चर प्लेट में क्या करेंगे, प्रिपरेशन, कल्चर प्लेट में उसकी देखभाल करेंगे, उस मीडियम, एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करेंगे उसको। इधर साइड से फ्रेश प्रोडक्ट्स जो उसको जरूरत है, विटामिन जरूरत है, फूड इंटेक करेगा तभी तो दूसरा बना के देगा, ठीक है, प्रोटीन्स की जरूरत है, एक साइड से हम क्या सारे के सारे फ्रेश प्रोडक्ट्स को उसको प्रोवाइड करेंगे, वो सारे के सारे फ्रेश प्रोडक्ट को इंटेक करेगी, ठीक है। इसके बाद इंटेक करने के बाद उनकी तादाद बढ़ेगी, तादाद बढ़ते बढ़ते वो एक प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसी वेस्ट प्रोडक्ट को हम कलेक्ट करेंगे एक मीडियम से, और जो भी अपने को डिजायरेबल प्रोडक्ट्स रहेगा उसी वेस्ट प्रोडक्ट के साथ डिजायरेबल प्रोडक्ट भी आएगा, उसे हम अलग कर लेंगे, और डिजायरेबल प्रोडक्ट जैसे कि प्रोटीन चाहिए था तो प्रोटीन मिल गया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आ जाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। होपफुली ये कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, एक ठोक स्क्रीनशॉट हो जाए इसका, और जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बस इस प्रोसेस में इतना ही। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट सा डायग्राम है, यहीं पास कर लेते हैं, ज्यादा जरूरत क्या है, एक डायग्राम छूटे जा रहा था तो इसको भी बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, इस तरह से अपने पास एक ठोक
दो मतलब फॉरेन डीएनए था, फॉरेन डीएनए के हमने इस पार्ट को कट किया, चलो मान लेते हैं मैंने इस पार्ट को कट कर लिया, इतना पार्ट ये मिला इससे कट करने का। इसी तरह से हमारे पास वेक्टर डीएनए रहेगा, वेक्टर डीएनए के भी हम एक पार्ट को कट कर देंगे, ठीक है, इस पार्ट को कट कर दिया। अब इस पार्ट पे मैं क्या कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एक तरह से ये ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या बन गया, हमारे पास रिकम्बिनेंट बन गया, मतलब आर डीएनए बन गया, ठीक है, आर डीएनए जो अभी अपने पास बन गया रिकम्बिनेंट डीएनए। इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर या फिर सेलेक्टेबल मार्कर से पहचानेंगे, ठीक है, पहचानने के बाद फर्दर इसका यूज करेंगे फॉर ए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। चलो तो इसका नंबर्स को इंक्रीज करके एज अ कल्चर मीडियम में इसका नंबर्स इंक्रीज करेंगे और डिजायरेबल प्रोडक्ट्स पाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस में ही बस इस वीडियो में इतना ही, फालतू दुका पढ़ा दिया, चलो उसी में था सारी चीजें। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ से इतना ही, और मिलते हैं इसके बाद जस्ट नए वीडियो पे जहां हम बात करेंगे किस तरह से हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स का, ठीक है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद जय भारत।